सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वोट को इज्जत दो के नारे की वजह से मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि वो इस हालत में हैं, लेकिन वो इस चीज़ पर डटे हुए हैं और हौसले को दाद दे रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान जो कुछ कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो उस वक्त असम्बलियों से इस्तीफ़े की बात की थी, उनकी उस तजवीज़ को रद्द करना भी गलत था। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में आज हम इस मौजू के हवाले से आगाज़ करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। फैसल अजीज़ साहब सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या मामला चल रहे हैं। वो बार बार कहते रहे हैं कि ये अपोजिशन जो बड़ी जमातें हैं वो मौलाना के साथ नहीं हैं, तो शायद ये धरना उस जानिब जा ही नहीं पाएगा। और दूसरे हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब मौजूद हैं लाहौर सेंटर से। बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपके वक्त का भी। तो चीमा साहब सबसे पहले आपसे आगाज़ कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान अपने बात पर, अपने टाइम पर 27 पर वो अटके हुए हैं, कोई साथ दे या न दे वो आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने आना है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहे वो पंजाब में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, वो उन काफ़िलों को किसी न किसी तरह से रोकने की मनसूबाबंदी कर रही है उन लोगों के हवाले से। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान की अकेली जमात और उनके अकेले धरने का खौफ आपकी हुकूमत के लिए बन रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का ये तो काम होता है कि वो डायलॉग करे, लोगों को इंगेज करे, किसी के को जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, गलत फहमी है, कम्युनिकेशन गैप है, वो दूर करे। इसके अलावा तो कोई डर नहीं है मौलाना फजलुर रहमान साहब का। देखें, एक बात को अंडरस्टैंड कर लें आप, पाकिस्तान का जो मुआशरा है ये जो पॉलिटिकल मौलवी है, सियासी मौलवी, उसके साथ अटैच नहीं है। ये आपको स्वाय चंद जो आप कह लें कि बॉर्डर्स पे एरियाज़ हैं जो लेस डेवलप एरियाज़ हैं या बैकवर्ड एरियाज़ हैं पहाड़ों में, या मतलब किसी जगह पे जो नॉन एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं, वहाँ पे कोई थोड़ी बहुत जो फॉलोइंग है मौलाना फजलुर रहमान की या किसी और मजहबी जमात की, वो वहीं पे है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में देखते हैं कहीं भी मजहबी जमातों की फॉलोइंग नहीं है। लोग मिंबर के साथ अटैच हैं, लोग मस्जिद के साथ अटैच हैं, लोग तबलीग, कुरान पाक और नामूस रिसालत के साथ अटैच हैं, लेकिन मौलवी के साथ, पॉलिटिकल मौलवी के साथ अटैच नहीं हैं लोग। सो इस बात को जो पॉलिटिक्स में लोग हैं उनको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी स्वाय एक दांदरी ज़्यादा इलेक्शन था 2002 का जो मुशर्रफ ने किया, वर्दी पहन के किया, और उस वर्दी को फजलुर रहमान साहब ने दुआम दिया कि आइन में तरमीम करके अपना झुकाओ, अपना वोट जो है वो आइन में तरमीम करके डाला, मुशर्रफ की वर्दी को सपोर्ट करने के लिए उसे दुआम दिया 5 साल के लिए, उसे आप पहले आइनी जवाज़ दिया। सो इसके अलावा वो एक दांदली ज़्यादा इलेक्शन था 2002 का जो डिक्टेटर ने कराया। उसके अलावा कभी भी आप कह लें कि कोई रीज़नेबल वोट नहीं मिले, आप कह लें कि मजहबी जमातों को। तो आपका मतलब अगर कोई बंदा इस्लामाबाद में आता है, शहरों में आता है, तो उससे अवाम रिलेट नहीं करते। पिंडी के, इस्लामाबाद के, आप कह लें टेक्सला के, मर्दान के, पेशावर के लोग मौलाना फजलुर रहमान की जमात के साथ आप कह लें रिलेट नहीं करते अपने आप को। दे विल बी एलियन। इस्लामाबाद में ये एलियंस होंगे जो चंद लोग आएंगे, लोग इनके साथ ना रिलेट करते हैं, ना बैठने की जगह देंगे, ना उनको वो चाहे पहाड़ों से आए या रेगिस्तानों से आए या वो बॉर्डर एरियाज़ के लोग आए, लेकिन वो बहरहाल पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड लेकर मौलाना के मदारिस के चाहे वो बच्चे हों या नौजवान हों या मौलाना की जमात के लोग हों, बहरहाल उन्होंने इस्लामाबाद के लिए आना है और उनका जो मुतालबा है वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि इस हुकूमत को अब जाना चाहिए, और वही मुतालबा इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून भी कर रही है। फैसल अजीज़ साहब, अब मुतालबा एक है, तमाम तर मामलात हैं जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज बात की है कि मौलाना का हर हाल में जो है वो साथ देंगी पाकिस्तान मुस्लिम नून। मियाँ शहबाज शरीफ साहब अभी गूम में लग रहे हैं वो फैसला, क्योंकि उनकी अपनी जमात में जो इजलास हुआ था 2 दिन पहले उसमें उन्होंने मुखालिफत की, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब हतमी फैसला है उनका है, तो वो कह रहे हैं कि ये जाया जाएगा। तो आपको लग रहा है कि नून लीग अब बाकायदा तौर पर मौलाना के साथ होगी? अगर नून लीग साथ हुई तो फिर तो ये कामयाब धरना या एहतजाज या मार्च हो सकता है। देखिए मुदस्सिर, मुझे तो
न जाने क्यों हकाइक जो हैं मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके लीडरान के, उनकी नीयत, उनका मीडिया के ऊपर गुफ्तगू करना, उनकी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर गुफ्तगू करना और जो ड्राइंग रूम्स के अंदर मीटिंग्स करना, उसमें बहुत तजाद नज़र आ रहा है। मौलाना साहब मुझे लगता है अकेले ही रहेंगे, उनके साथ ना पीपल्स पार्टी ग्राउंड पर आएगी, ना ही मुस्लिम लीग नून ग्राउंड पर आएगी। हाँ, लेकिन पीछे से थपकाते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसलिए नहीं आएगी कि उनकी सिंध के अंदर हुकूमत है, उनके ऊपर केसेस बहुत सारे हैं, मामला डिफरेंट हैं, वो अपने केसेस में लगे हैं। पूरी सिंध गवर्नमेंट पिछले 6 सेक्रेटरीज जो हैं 11 साल 12 साल जो रहे हैं सिंध के अंदर, उन सब पे केसेस हैं। हर ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसर के ऊपर जो है केसेस हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक MNA MPA के ऊपर केसेस हैं। वो ऐसी सूरत हाल के अंदर अपने केसेस को देखेंगे या मौलाना के साथ आएंगे, अपने सूबे की हुकूमत को चलाने की कोशिश करेंगे मौलाना, तो ये तो फितरी तौर पर पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा। हाँ, थपकी ज़रूर देते रहेंगे, जो कि वो दे रहे हैं, मुसलसल दे रहे हैं, बड़ी शानदार थपकियाँ दे रहे हैं। कल हमने बिलावल साहब की थपकियाँ देखी, मौलाना साहब के लिए ज़बरदस्त किस्म की थपकियाँ दे रहे हैं। अब आ जाते हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ। शहबाज शरीफ साहब ने तो हैंड्स अप कर दिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने हेल्थ इशूज़ निकाल के अपने आप को साइड पर कर लिया है। लीड कौन करेगा? आज जो नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू है, जो उन्होंने बात कही है, कौन है पीछे? उनके दामाद के अलावा किसने इस बात को सराहा है, या कौन सा ऐसा आदमी है जो निकल के सामने आएगा? और क्या मुस्लिम लीग नून के पास वाकई, जिसे कहते हैं कि जो एक पार होती है ना, स्ट्रीट पार, वो मुस्लिम लीग नून की जड़ों में है, उनके लोग निकलेंगे? ये एक बड़ा मुश्किल है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, हाँ, इनके रहनुमा आके अगर कहीं मुजाहिरे में जहां से गुजर रहा हूं वहां पर तकरीर जरूर कर देंगे, किसी जलसे में आके। वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि जिस इलाके से गुजरेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तकबाल, बाकी नजर आना बहुत मुश्किल है। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारी डेवलपमेंट जिस सिम जा रही है, मौलाना के पास अभी काफी वक्त है, वो प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। एक ऐसा उन्होंने प्रेशर बिल्डअप किया, मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला, पाकिस्तानी इमेज का, पाकिस्तानी डिबेट का, सारी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मसला, जो आज 68 दिन हो गए हैं कश्मीर के अंदर, हम सारा मीडिया इंक्लूडिंग बोल, सारा का सारा मीडिया फोकस करके मौलाना के होने वाले जलसे और रैली की तरफ चला गया है। सही। और हम उसकी बात नहीं कर रहे जो वहां पे औरतों के साथ, बच्चों के साथ मजालिम ढाए जा रहे हैं, और हम फोकस करके लगे हुए हैं मौलाना साहब क्या सोच रहे हैं, ये आएंगे नहीं आएंगे, वो आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा। तो सारा जो नेशनल इंटरेस्ट था, मौलाना साहब ने कश्मीर कमेटी के सरबराह रहे कई सालों तक, कश्मीर को उन्होंने एक दफ़ा फिर डिस्कस किया है, और ऐसा डिस्कस किया है कि उठा के साइड पर रख दिया, और डिस्कस हो रहे हैं मौलाना साहब, उनके कारकुन, उनके मदरसे के बच्चे, हुकूमत क्या करेगी, पीपल्स पार्टी आएगी नहीं आएगी, नून आएगी नहीं आएगी। और जो कौमी एजेंडा था वो आज बहुत दिनों के बाद नजर आया। इमरान खान साहब ने भी थोड़ी देर पहले तकरीर की इस्लामाबाद के अंदर रैली में, अदरवाइज आप देखिए हफ्ते से कहीं डिस्कस ही नहीं हो रहा। तो फिर एक और चीज़ देखिए, इमरान जो मौलाना साहब की स्ट्रैटेजी इस तरह से मीडिया के अंदर आए हैं वो कि प्राइम टाइम फ्रंट पेजेस हर जगह पे मौलाना के डिस्कशन, पीपल्स पार्टी, नून, काफ लीग, फलाना टिमाका, ये सब कुछ, लेकिन कश्मीर जो है वो कहीं खो गया। सही नहीं, कश्मीर नहीं खोया। कश्मीर हमारे प्रोग्राम में अगले हिस्से में कश्मीर ही है, जिस पर हम बात भी करेंगे आपकी मौजूदगी में ही। इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि आप 27 का दिन न रखें, क्योंकि 27 के दिन की एक तारीखी अहमियत इस हवाले से है कि यौम स्याह के तौर पर कश्मीरियों के लिए दिन है, जब यहाँ पर कब्ज़ा किया गया था फ़ौजों के ज़रिए कश्मीर के अंदर। तो ये कश्मीरियों के हवाले से ये मुकदमा जो है वो बिल्कुल उलट होगा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि कश्मीर को तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने बेच दिया है मनसूबे के तहत। हम तो इस मुकदमे को, इस मामले को मज़ीद उजागर करेंगे कि ये हुकूमत ने क्या किया। बहरहाल मैं इस वक्त चीमा साहब, एक तो मामला ये है कि इस वक्त खौफ नहीं, आप कह रहे हैं कि किसी किस्म का भी नहीं है। दूसरी जानिब ये कि आपके ऊपर ये बार बार ये बात हो रही है कि आप जो इंतकाम की सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम नून हो, उनके तमाम अकाबरीन वो आपने जेलों में डाल दिए हैं, नैब के अंदर चले गए हैं। वो तमाम होने के बावजूद भी आपकी हुकूमत वहीं खड़ी है जहाँ पे वो स्टार्ट हुए थे, बल्कि उससे भी पीछे चले गए। मैं मुआशी तौर पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप खुद एक बिजनेसमैन हैं, आप समझ सकते हैं कि चीज़ों में वो नहीं रही रवानी जो होनी चाहिए थी, मुश्किलात पैदा हो गई हैं। तो इसकी जानिब तो कोई तवज्जो नहीं है। मौलाना साहब को रोकने की बात हो रही है, सबसे बड़ा इशू कश्मीर, उसके हवाले से आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, और बहुत मिसाली बात वज़ीर आज़म साहब ने वो किया, और ऐसा रोल शायद माजी में नहीं अदा हुआ जो वज़ीर आज़म साहब ने इस बार किया है। लेकिन ये जो एक आम आदमी का इशू है, इसको पसे पुश डाला है, इसको तो उछाल रही है अपोजिशन जमातें, और वो लेकर आगे बढ़ेंगी तो फिर तो आपके लिए मुश्किलात होंगी।
देखें यहाँ पे एक तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कहते हैं कि कश्मीर का सौदा कर लिया गया, कश्मीर का वाकई सौदा हुआ है। पहले लस्सी के बदले बेच दिया गया और अब ये धरने के बदले में कि जब उसका टेम्पो बन रहा था या मोमेंटम गेन कर रहा था पूरी दुनिया में, पाकिस्तानी मीडिया उसको लीड कर रहा था, वज़ीर-ए-आज़म लीड कर रहे थे, तो मौलाना फजलुर रहमान ने धरने का जिसे कहते हैं वो कट्टा खोल दिया। तो आप कह लें इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने 2 बार स्टैप किया इस मसले को, पहले कश्मीर कमेटी के चेयरमैन के तौर पर और अब अपोजिशन में होते हुए एक मतलब इररेलेवेंट आदमी होते हुए फ्रेंचाइजी ले ली उन्होंने, इसकी एक एहतजाज की। तो मतलब उन्होंने तो ये कर दिया, सौदा हमने नहीं किया, उन्होंने किया। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट आपने बात की है कि रिगार्डिंग इकानमी के हवाले से देखें मुदस्सर 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। पे आपकी इकानमी चल रही थी, आप कह लें कि रंगबाजी पे। अब आप उसके जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इंपोर्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह लें कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो रहा है, आपका फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम हो रहा है। यहाँ पे आप इकानमी को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन में डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे मतलब आप कह लें कि पावर हाउसेज या पावर ग्रुप्स हैं जो जिनको ये वारा नहीं खाती कि इकानमी डॉक्यूमेंट हो। जब आपकी लिबर्टी मार्केट 7 लाख रुपए साल का टैक्स दे तो फिर नहीं वारा खाता कि इकानमी डॉक्यूमेंट हो जाए। फिर आप जत्थे भी बनाते हैं, मार रोड भी ब्लॉक करते हैं, आप धरने की धमकी भी देते हैं, आप इस तरह की हरकतें करते हैं। सो डिफ़िकल्ट फ़ैसले हैं, ये पॉपुलर फ़ैसले नहीं हैं, लेकिन किसी न किसी ने ये डिफ़िकल्ट फ़ैसले करने थे। पॉपुलर फ़ैसले करके तो आपने देख लिया कि आप मकरूस हो गए और आपकी इकानमी बैठ गई। आपका डॉलर 90, 95 या 98 रुपये पे था, आपका पहले 3 महीने में ड्यूरिंग इंटरिम गवर्नमेंट ही 126 रुपये में चला गया और जाके वो रुका, जाके आप पहले 156 रुपये रुका है, एक रिलीफ उसको मिला है कि आप यू कैन से कि तकरीबन 15% के हिसाब से हर साल आपका ट्रेड डेफिसिट कम बढ़ रहा था। और वो इतना स्वेल होते होते इतना बड़ा एक ग्लेशियर बना कि आप आलमोस्ट 34 अरब डॉलर की आपका ट्रेड डेफिसिट हो गया, जो किसी भी तरह आपका कंपनसेट नहीं हो रहा था। और आपका आखिरी साल में आपके रिज़र्व जो थे वो सिफर आपके लिए हाफ़ हो गए। सिर्फ 1 साल में आखिरी 11 महीने में आपके रिज़र्व जो हैं वो हाफ़ हो गए। फिर कभी पाकिस्तान में गैस की कंपनी में लॉस नहीं हुआ। सुई सदरन और सुई नार्दन दोनों में 156 अरब का लॉस हो गया। आपकी SOEs जितनी भी हैं, स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, एंटरप्राइजेज जो हैं, उनका लास्ट 1400 रुपये पे चला गया। फिर आपकी बिजली चोरी तारीख की एक हाईएस्ट लेवल पे चली गई। फिर आपने बिजली के प्लांट लगा दिए लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन लाइनें नहीं लगाई, लिहाजा उसका कौम उसकी कैपेसिटी का आज भी खमियाजा भुगत रही है। और जो बिजली पैदा होती रही 14,000 15,000 मेगावाट, आज देखें हमारी गवर्नमेंट कोई 21-22 हज़ार मेगावाट बिजली पैदा कर रही है। सो जो इस वक्त 3 अरब डॉलर पहले 3 महीनों में इंपोर्ट कम हुई है लेकिन आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है। आपका सारा जो सेक्टर मतलब जो इंपोर्ट रिप्लेस हो रही है लोकल प्रोडक्शन से। सो आपकी इंडस्ट्री जो है वो पिक करना शुरू हो गई। बहुत सारे सेक्टर जो है पिक करना शुरू हो गए। सो इस वक्त जो जिन लोगों ने इकानमी को रोका हुआ है या एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया है, वो भी आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है। जब पॉजिटिव होता है तो देखना इसका मोमेंटम क्या बनता है। सो हमें डिफ़िकल्ट फ़ैसले करने पड़े हैं और हम शायद उतनी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर पाए कि पॉपुलर फ़ैसले करना और पॉपुलर फ़ैसले को कम्युनिकेट करना, ये 14 अरब रुपए लगा के उसको इश्तार देना वो आसान है और आपके लिए मेरिट पे डिसीजन करके उसको डिफेंड करना एक मुश्किल है। एक आम आदमी को नहीं समझ आती जब उसकी बिजली महंगी हो रही हो, जब उसकी गैस महंगी हो रही हो, जब सर आम आदमी ने भुगतना है ना, जिस बंदे की सस्ता दे रहे हो आखिरी साल 16,000 और 15,000 भुगत भी रहा है, उसके दिन मुश्किल है, उसके लिए उसके दिन मुश्किल हैं और उसे समझाना आसान नहीं है उसको समझाना। बस यही मसला है कि आम आदमी था जिसने आपको वोट दिया था, उसके लिए आसानी चीज हो तो 156 रुपए के डॉलर के साथ ही उसकी हर चीज बढ़ रही है। उसके लिए आसानी पैदा हम करके जाएंगे, उसके लिए आसानी पैदा जरूर करेंगे, उसके लिए आसानी पैदा किए बगैर चारा ही नहीं है। हम तो आई उसके नाम पे हैं। अभी तो स्टेट बैंक के गवर्नर 2 साल के अगले की बात कर रहे हैं कि अगले 2 साल में भी महंगाई बढ़ेगी। गुज़श्ता रोज़ उनका बड़ा खौफनाक किस्म की ये बात थी कि अगले 2 साल भी बहरहाल महंगाई के बढ़ने के मामलात हैं। तो आपके तो 1.5 साल गुजर गया, अगला साल गुजर गया, अगले 2 साल उस के बाद चले, उम्मीद करते कि वहाँ क्या होगा। बहरहाल 13 माह का वक्त गुजरेगा। फैसल साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे थे कि सब्र नहीं है इस कौम में, 13 माह का वक्त हुआ है। बहरहाल कारखाने बंद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लंगर खानों का इफ्तिताह ज़रूर हो रहा है। बहरहाल वो भी एक स्कीम है वज़ीर-ए-आज़म साहब कर रहे हैं।
तो ये 13 माह 90 रोज़ में वज़ीर आज़म साहब के इस्लामाबाद में खड़े होकर दावे थे कि ये तमाम तर चीज़ें बदल जाएंगी। अब ये रियलिटी दरपेश हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि इतना आसान नहीं होता है कि जलसे में खड़े होकर तकरीर करना और मामलात हुकूमत चलाना। ये बात तो हकीकत है मुदस्सिर साहब कि गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड डिलीवरी, एग्जीक्यूशन अगर इसकी सलाहियत नहीं है तो फिर सूरत हाल ये होती है जो हमारे सामने है। अभी मेरे भाई चीमा साहब कह रहे थे कि हम में ये सलाहियत ही नहीं कि हम जो है वो इश्तिहारात के ज़रिए या जो भी अपनी चीज़ को जो पॉलिसी थी वो पब्लिक तक पहुंचा सकते। तो ये सलाहियत तो होनी चाहिए थी कि जो फैसले किए जा रहे हैं और नए पाकिस्तान की जो बातें हो रही हैं, टीम के अंदर ऐसे लोग होने चाहिए थे कि वो लोगों को कनेक्ट रखते। जो निचला तबका है जिसको ऊपर लाने की बात की गई थी, जिसके लिए एक बार नहीं कई बार इमरान खान साहब ने बात की, ऐसी तकारीर की कि हर पाकिस्तानी दिल से भी रोया, आंखों से भी उसके आंसू निकले। लेकिन अब जो सूरत हाल है उसके महंगाई से वो आंसू निकल रहे हैं, वो चीखें निकल रही हैं, इस पर भी कोई भी गवर्नमेंट की जानिब से गुफ्तगू करने वाला नहीं है। मैं एक चीज़ की कमी महसूस करता हूँ पीटीआई की गवर्नमेंट में, जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में या मुस्लिम लीग काफ की गवर्नमेंट में या इससे पहले मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में कभी भी नहीं देखी गई। वो ये है कि डायलॉग पर यकीन क्यों नहीं रखते पीटीआई के लोग, क्यों अपोजिशन के साथ बैठकर बात नहीं करते हैं, क्यों पार्लियामेंट के वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ पर इतने हज़ार लोगों को उन्होंने कैद किया है, मैं भी 500 लोगों को पकड़ लूं। ये अलग चीज़ है। आप 500 को कैद करें, 2000 को कैद करें, चोरों को कैद करेंगे ना, करें चोरों को कैद। कौम को तो एतमाद में लेंगे ना, या कौम को एतमाद में उनके नुमाइंदों के जरिए लेंगे ना, तो कमेटी बना के लोगों को एतमाद में ले। क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर सब चोर हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सब डाकू चोर लुटेरे हैं? ये अपोजिशन है, इनके साथ वोट कनेक्टेड हैं, ये अवामी नुमाइंदे हैं। जो डायलॉग होता है हुकूमत अपोजिशन का वो पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फिर ब्यूरोक्रेसी जो उनकी है वो उनके साथ नहीं चल रही। एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इन्होंने माना है पीटीआई की गवर्नमेंट ने कि जो लोग हमारे साथ थे वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि टीम जो बनानी थी, आपने गवर्नर स्टेट बैंक का अभी जिक्र किया, आप हफीज़ शेख साहब को देख लीजिए, आप तर्जुमान साहिबा को देख लीजिए। हुकूमत की जो टीम होती है वो पीटीआई के उस जो नजरिया है उसकी टीम नहीं है। गेम कुछ और था, हो कुछ और रहा है, मिल कुछ और रहा है, नारे कुछ और लगे थे, सूरत हाल कुछ और होनी थी। अब पता नहीं 2 साल में और क्या होगा। चलें, अब 2 साल का तो इंतजार करते हैं, लेकिन चीमा साहब कह रहे हैं हम ठीक करके जाएंगे इस सारे अमल को। पता नहीं क्या कैसे चीमा साहब, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपकी हुकूमत को वोट दिया लोगों ने और मुंतखब हुकूमत यह कायम रहे 5 साल तक। लेकिन मैं मुख्तसरन ये जानना चाहूँगा आपसे कि इस वक्त जो है वो अवामी जो लोग हैं, जो ताजर हैं या बाकी लोग हैं, आप तो उनसे भी डायलॉग उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों में वहाँ भी मैनेज नहीं हो रहा। ये एकदम इकोनॉमी को छेड़ कर ठीक करना जो है, पूरा तलपट कर देना, ये आप नहीं समझते कि ये फॉर्मूला ठीक नहीं था? क्योंकि आप एक बिजनेसमैन, मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूँ, तरीके से सलीके से आते शायद आसानी हो जाती। अच्छा, ये जो चूँकि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर भी हूँ और ट्रेडिंग भी करता हूँ मैं, और फिर मेरा ये भी मसला है कि मैं बात काफ़ी सच्ची कर जाता हूँ, बातों का तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ा होता है। हाँ, तो देखें इशू क्या है। इशू ये है कि ये जो आप कह रहे हैं, मतलब मेरी 4 मेंबरशिप्स हैं लाहौर चैम्बर में, या फेडरल चैम्बर का भी मेंबर हूँ मैं, चूँकि मैं 1-2 एसोसिएशन को मैं चेयरमैन हूँ। जी जी। तो मुझे देखें, मैं जब थोड़ा सियासत में नहीं था उस वक्त भी, और जब सियासत में आया उस वक्त भी, मैं ट्रेड बॉडीज़ के पास गया कि यार आप मुझे बताएं कि हम कौन सी ऐसी बात करें कि गवर्नमेंट को हम मतलब अगर पूरे ज़ोर से बात करें, दलील की बात करें तो वो मान जाएंगे। तो हम कोई कौन सा ऐसी बात करें कि गवर्नमेंट का और हमारा, मैं ये 2007-8 की बात कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट ना माने। तो मुझे ना सच्ची बात है, बड़े बड़े जैसे कहते हैं ना, बड़े आँख दबा के बात करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने कहा सर देखें चीमा साहब, सच्ची बात है, हम तो टैक्स वाले की शक्ल नहीं देखना चाहते, हम तो टैक्स वाले की शक्ल नहीं देखना चाहते। ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है कि ट्रेडर जो है वो टैक्स वाले की शक्ल नहीं देखना चाहता। अब मैं कहता हूँ, देखें मैं ईमानदारी से ये बात कर रहा हूँ कि अगर मनाने की बात भी मैं कर लूँगा, जिस आप 3 दिन, आप 1 हफ़्ता, आप 1 महीना सर्वे करें किसी मार्केट का कि उसकी सेल कितनी है और उसका टैक्स कितना बनता है, उसका 1/4 वहाँ की एसोसिएशन अगर उसका 1/4 टैक्स कंफर्म कर दे तो मैं गवर्नमेंट को मना लेता हूँ कि भाई आप इनसे 1/4 ले लें, इनका बनता 20 लाख है, आप 5 लाख लें। तो गवर्नमेंट 5 लाख ले लेगी, लेकिन ये 5 लाख नहीं देंगे।
ये 3 लाख भी नहीं देंगे, ये असल- 2 लाख असल भी में नहीं देंगे। ये तो बड़ा मामला है अब ना जब कि- आपकी सूरत हाल अगर ये हो, सही, अगर आपकी सूरत हाल, एक मिनट मुदस्सर में बात सुनो। जी। अगर ये बात हो तो फिर दूसरी एक और बात कि ताजर के पास पैसा मौजूद है, उसको सियासत वो कर नहीं रहा, सियासत में है नहीं, उसके बैनर जो लगते हैं वो लीडरशिप जो है उसकी वो एक बाज़ार तक, एक मार्केट तक, एक शहर तक होती है। उसका दिल करता है ये छोटी मोटी मार्केट, ये लीडरशिप ये ठूं ठां चलती रहे, जिसकी वजह से उसका नाम नमाया होता है। उसको मतलब पैसे ठीक उसके पास होते हैं, उसको होता है कि नाम नमाया हो, और फिर कहीं भी जाके वो आपके लिए मज़ाकरात को कहीं कंक्लूड नहीं होने देते। ये नवाज शरीफ साहब के दौर में भी यही था, ये आप कह लें कि ये जो आपके दौर में हुकूमत में भी कल यही उनके दौर में भी यही था, जरदारी साहब के दौर में भी यही था, उम्मीद करते हैं कि जो इनकम टैक्स नहीं देते वो सेल्स टैक्स और जीएसटी प्लस में कहाँ जाएंगे। ये भी बहरहाल एक बड़ा फैक्टर है जो आप बात कर रहे हैं, दूर रहता है ताजर। बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थे। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर और मजीद अहम मामलात है उस पर बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल ये है कि 68 रोज़ से लॉकडाउन है पूरा कश्मीर, और एक और जुम्मा आज भी लोग मसाजिद में जुम्मे की नमाज के लिए नहीं जा सके हैं। आज भी सूरत हाल वैसी की वैसी है और भरपूर किस्म की बातें हो गई। यूनाइटेड नेशन में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकारीर भी हो गई, भरपूर साथ के मामलात भी हो गए। ख़ुद कांग्रेस भरपूर तरीके से मुखालिफत भी करती रही हुकूमत की, लेकिन उसके बावजूद अभी तक लॉकडाउन जो है वो नहीं टूट पाया है। अभी तक सूरत हाल वैसी की वैसी है कि लोगों के लिए अब इलाज मौलजा मुश्किल हो गया है, अद्वियात हासिल करना अब उनके लिए मुश्किल हो गया है, और लोगों की जानें अब इस बात पर भी ज़ाया हो रही हैं। नौजवानों को उठाया जा रहा है। फैसल अजीज़ साहब, ये एक तरफ 68 दिन हैं, दूसरी तरफ 71 साल हैं, मुसलसल ये चलता रहा, लेकिन ये जो 68 दिन है ये शायद कश्मीरियों की तारीख के सबसे मुश्किल तरीन दिन है कि पूरे का पूरा कश्मीर जो है वो घरों में मैसूर हो गया, कारोबार तबाह हो चुके हैं। लेकिन एक जो चीज़ है वो भारतीय हुकूमत उस पर जूं तक नहीं रेंग रही है। क्या वजूहात इसमें लग रही हैं? देखिए, एक तो माइंड सेट है मोदी का, ढिठाई का। उन्होंने जो प्लान बनाया हुआ है बीजेपी ने कि किसी भी सूरत में वो एक ऐसा इन्वायरमेंट कश्मीर में रखेंगे कि जिसमें लोगों के अंदर वो उनका गुस्सा, वो उनका एहतजाज वो ख़त्म हो जाए, वो कम हो जाए। उनकी असेसमेंट ये है कि ख़त्म हो जाएगा जितना लंबा हम इसके ऊपर कर्फ्यू रखेंगे, दबाव रखेंगे, खाने पीने की अशिया नहीं देंगे, अस्पताल नहीं जाने देंगे, मजहबी रसूमात नहीं करने देंगे, तो वो समझेंगे कि कोई हमारा आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जो आवाज़ भी उठ रही है उससे कोई अमली तौर पर हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा। तो वो एक जो गैप क्रिएट कर रहा है मोदी, वो गैप अब नज़र आ रहा है। जो हमने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पूरा बहुत भरपूर किस्म का शो देखा, हमने देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से भरपूर अंदाज के अंदर सारी दुनिया के अंदर हक़ाइक़ बताए, वो तमाम चीज़ों के होने के बावजूद हमारे पास जो दुनिया से आवाज़ें आई हैं, उन आवाज़ों के अंदर ये एहतजाज होना, कांग्रेसमैन का पाकिस्तान आना, यहाँ आके देखना, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट इंसानी हकूक़ की, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें आना, इंडिया के अंदर आवाज़ें उठना, इन तमाम चीज़ों को मोदी सरकार ने बिल्कुल, जिसे कहते हैं एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, वो एक रवैया अख्तियार किया हुआ है। एहतजाज इंडिया के अंदर भी हो रहे हैं, कांग्रेस भी बात कर रही है, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स बात कर रहे हैं, मीडिया बात कर रहा है, बहुत अपोजिशन की पार्टीज बात कर रही हैं, लेकिन उन्होंने ढिठाई से लगता है कि ऐसा प्लान बनाया हुआ है कि हम इस मरहले पर खामोशी इख्तियार करेंगे, किसी दबाव में नहीं आएंगे, और मोदी उस ढिठाई के ऊपर आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरे साइड के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की जो टीम उतर जानी चाहिए थी, प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। जो OIC की जानिब से बयानात आए थे, कोई और प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। जो अमली इक़दाम होने चाहिए थे वो अमली इक़दाम नहीं हुए, जिसकी वजह से सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। और वो जो आप बात करें अद्वियात वाली, अस्पताल वाली, स्कूल वाली, मस्जिद वाली, नमाज वाली, जुमे की नमाज वाली, और वो अब इंतहा तक पहुंच चुकी है। 68 डेज ये भी खौफ ज़्यादा है, दिन होते हैं। एक ये भी खौफ है
उसमें फैसल साहब कि अगर कर्फ्यू उठाया तो जो जिस किस्म की रेजिस्टेंस आएगी शायद उसका मुकाबला करना भी वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग जो अंदर लावा पक रहा है उस लावे से भी खौफ है इस वक्त वहाँ भारतीय फ़ौज को, वहाँ की पुलिस को, वहाँ की हुकूमत को। असल में ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर ख़त्म की थी कि होगा क्या जब आप कर्फ्यू हटाएंगे तो क्या होगा। मोदी इसी असेसमेंट के अंदर मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन कर्फ्यू रखा जाए। वो जो लावा है, वो गुस्सा है, वो ज़ाहिर है जिस्मानी तौर पर जब आपको खुराक नहीं मिलेगी, अद्वियात नहीं मिलेंगी, घर के मामला ठीक नहीं होंगे, बिजली नहीं होगी, इंटरनेट नहीं होगा, तो वो गुस्सा जो है दबाया जा सकेगा। लेकिन हाँ, जब भी कर्फ्यू हटेगा, वो 68 डेज अभी हो गए हैं, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, ये जब भी हटेगा ये रिएक्शन बहुत डेंजरस होगा, क्योंकि 9 लाख के करीब मुसल्लह फौजी जो है वो मौजूद है वहाँ पर, पुलिस उनकी मौजूद है वहाँ पर, और ये जो 80-90 लाख कश्मीरी हैं ये अब इंडिया की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होंगे, नहीं हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम देखते हैं वक्फे वक्फे से जवान निकलते हैं बाहर, कश्मीरी जवान निकलते हैं, मुजाहरा करते हैं और दोबारा वापस चले जाते हैं। लेकिन जितना वक्त गुजरेगा मोदी ये समझता है, और जाहिर है फिजिकली भी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर आपको अद्वियात ना मिले, पीने का पानी ना मिले, बच्चों को दूध ना मिले, खुराक ना मिले, तो वो वीकनेस शुरू हो जाती है। लेकिन बहरहाल डेंजरस जोन के अंदर जो है वो इस वक्त सिनेरियो है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत बड़े इदारों को, बड़े मुल्कों को स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। आज इमरान खान साहब भी इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से भी उन्होंने कुछ देर पहले बात की है कि वो हांगकॉन्ग का एहतजाज दिखा रहे हैं जहाँ पर लोग 80 लाख इस वक्त कैदोबंद में हैं, वहाँ बात नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया फैसल अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, तज्ज़ियाकार। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ा अहम मामला है जो इस वक्त पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके और पंजाब में सर उठा रहा है, वो डॉक्टर्स की हड़ताल है जो बढ़ती जारी 16वां रोज़ है इस वक्त पेशावर में जो हड़ताल जारी है। आसिफ शकूर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, आगाह कीजिएगा, हड़ताल का 16वां रोज़ है, मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हस्पतालों में हड़ताल का जो सिलसिला है वो जारी है। 16वां रोज़ है और तमाम इलेक्टिव सर्विसेज जो हैं वो मुअत्तल हैं। इमरजेंसी सर्विसेज बहरहाल जारी हैं। मरीज़ जो हैं वो आ रहे हैं, उनको इमरजेंसी जो सूरत हाल का जब सामना करना पड़ता है तो ये सर्विसेज जो हैं यहाँ पर जारी हैं। हमारे साथ इस वक्त लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ज़ुबैर अहमद हैं, ये मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। देखिए, हड़ताल तो जारी है अपनी जगह पे। जो RHA बिल है, THA बिल असम्बली से पास हो गया और डेडलॉक जो है वो बरकरार है। आप क्या कहेंगे? आप इमरजेंसी सर्विसेज में आप अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, किस किस्म की आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस तमाम सूरत हाल में और मरीज़ों को? देखिए, जो हमारे पास 2 किस्म की सर्विसेज होती है, एक इमरजेंसी सर्विस होती है और एक इलेक्ट्रिक सर्विस जिसमें OPD भी आती है ना। तो इस वक्त जो हम स्ट्राइक कर रहे हैं, हमने अभी तक सिर्फ जो इलेक्ट्रिक सर्विस है उनको ऑफ किया हुआ है और बाकी जो इमरजेंसी है वो अभी तक हम मतलब चला रहे हैं। तो मसाइल जो है ना वो ये है कि जाहिर सी बात है ना, जब इलेक्ट्रिक सर्विस काफ़ी दिनों से हो गए ना, 16 दिन से तकरीबन बंद है ना, तो इमरजेंसी पर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी वजह से हम डॉक्टर्स को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ साथ मरीज़ों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत जो है ना वो इस बेहिस है और इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि मरीज़ों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और तकरीबन 15-16 दिन से अभी तक वो अपनी ज़िद पर अटका हुआ है और डॉक्टरों के साथ है जो वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, डॉक्टर ज़ुबैर अहमद का ये कहना है कि हमारे जो मुतालबात हैं वो अपनी जगह पर कायम तो जारी हैं, लेकिन इस वक्त जो OPD है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। बहुत शुक्रिया आसिफ शकूर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब पंजाब की सूरत हाल भी जान लेते हैं। फैसलाबाद में बड़े हॉस्पिटल्स भी इस वक्त बंद हैं, अलाइड हॉस्पिटल हो या दीगर हॉस्पिटल। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। उवैस सत्तार फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस, आगाह कीजिएगा, फैसलाबाद में डॉक्टर्स की 2 दिन से हड़ताल है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सरकारी अस्पतालों की मुमकिन निजकारी और अस्पतालों में मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट के खिलाफ आज यंग डॉक्टर्स दूसरे रोज़ भी सरापा एहतजाज रहे। जो OPD थी मुकम्मल तौर पर बंद रही, इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर्स और एक्सरे लेबॉर्ट्रीज़ और अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं वो भी बंद रहे। एमरजेंसी में भी डॉक्टरों के जो काम था वो मामूल से ज़रा कम था, डॉक्टरों की तादाद ज़रा कम थी और डॉक्टरों ने कहा कि अगर हमारे मुतालबा तस्लीम ना किए तो फिर हम कल को जो सख्त लाहेअमल है उसका ऐलान करेंगे और जो अपना दायरा कार है एहतजाज का इसको बढ़ाया जाएगा और डॉक्टर जो वार्ड्स में भी इलाज कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। और आज जो अलाइड अस्पताल की इंतजामिया है, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जफर ठीक है, वैसे तारा में आगाह कर रहे थे। पंजाब में भी दूसरा दिन और डॉक्टर्स हड़ताल किए, उनके मुतालिबात अभी तक नहीं मानेंगे। बहुत शुक्रिया।
कुछ अहम खबरों के हवाले से हम आपको आगाह कर रहे थे कि पंजाब में भी इस वक्त डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल किए हुए हैं और पेशावर में 16वां रोज़ है डॉक्टर्स की हड़ताल के हवाले से। हज़रत अकबर इस वक्त तर्जुमान ग्रैंड हेल्थ अलायंस पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अकबर साहब आपके वक्त का। अभी तक आपके मुतालिबात हैं, आप अपनी जगह पर कायम हैं, हुकूमत है वो अपनी जगह पर कायम है, तो इसका नुकसान जो हो रहा है जहां आपको हो रहा है, हुकूमत को हो रहा है, सबको सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो मरीज़ों को हो रहा है। कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकल पा रहा, क्या वजह है? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि हमारे एहतजाज के हवाले से ये बात बड़ी वाज़ेह है कि हमने इमरजेंसी सर्विसेज में आवाम की खातिर वो इजाफी टीमें बिठाई है। हम अपनी जानिब कोशिश कर रहे हैं कि इस आवाम को कम से कम तकलीफ पहुँचे। नस्कारी के खिलाफ हमारी तहरीक मुख्तलिफ मरहलात से गुजरती गई, इस पर तशद्दुद भी किया गया और इसमें मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ हथकंडों से हमें दीवार से भी लगाया गया। अब जो सूरत हाल है इसमें जितनी तकलीफ आवाम को है और जितनी तकलीफ हमें है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत बराह रास्त दोनों का जिम्मेदार है, इसलिए कि हुकूमत ने एक्शन लिया है और जो एक्शन लेते हैं वो क्राइसिस के जिम्मेदार होते हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को जवाब देना होगा आवाम को, आवाम की तकलीफ का भी और हमें हमारी तकलीफ का भी। सही, चलें ये अब हुकूमत से भी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में पूछेंगे कि आप कोई ना कोई तो हल इसकी जानिब निकला जाए। बहुत शुक्रिया। हज़रत अकबर साहब मौजूद थे, हमारे साथ डॉक्टर सलमान मौजूद हैं, चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त का। आज आपने भी दूसरा दिन नया हड़ताल की हुई है, को मुज़ाकरात को बातचीत, और वज़ीर सेहत तो कह रही हैं कि जिसने काम करना है वो करे और ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा लगाया जा रहा है, इसमें किसी किस्म का किसी के लिए भी कोई नुकसान नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हज़रत अकबर ने फरमाया है, दोनों सूबों में निजकारी के खिलाफ तमाम तर हस्पताल अमला ग्रेड 1 से लेकर 20 तक सरापा एहतजाज है। देखें इनको जो चीजें इन्होंने KPK में महकमा सेहत तबाह बर्बाद कर दिया, इनको समझ जाना चाहिए था कि वो निज़ाम जिससे ना सिर्फ KPK मरीज सफर कर रहे हैं, डॉक्टर सफर कर रहे हैं, पूरे का पूरे अस्पताल तबाह हाल है, उसी निज़ाम को पंजाब के अस्पताल जो ऑलरेडी KPK से 1000 गुना बेहतर है, पंजाब में 1000 गुना सहूलियात बेहतर हैं, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब बुनियादी जिम्मेदारियों से मुबर्रा होने की कोशिश कर रही है, अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने की कोशिश कर रही है और अस्पतालों को कॉर्पोरेट बॉडीज की तरफ से चलाने की कोशिश कर रही है। ये मैडम यास्मीन राशिद साहबा, ये जब निज़ाम के खिलाफ, यही निज़ाम जब 2003 में आया था तो इसके खिलाफ लड़ती हुई ये टर्मिनेट हो गई थी, तब ये एहतजाज खुद किया करती थी, तब ये हमारी लीडर थी, हमारे साथ बैठ के OPDs बंद किया करती थी, तब ये नून लीग की हुकूमत के खिलाफ सड़कें बंद किया करती थी। तो अब सिर्फ एक वजारत के इवज ये इन्होंने अपना ना सिर्फ नजरिया बदल लिया है बल्कि अपनी ही कम्युनिटी से ये गद्दारी कर रही है। सलमान साहब एक चीज में आपसे जी मैं एक क्विकली एक चीज़ जानना चाहूँगा, कह रहे हैं कि दिन भर आप हड़ताल करते हैं, शाम को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपकी प्रैक्टिस जारी रहती है, इस चीज़ को रेगुलराइज करने के लिए, चेक एंड बैलेंस के लिए जब प्राइवेटाइज किया जा रहा है तो एहतजाज आपका हो रहा है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखिए KPK में तमाम प्राइवेट अस्पताल भी बंद है और हमें तो ये बताएं ना कि ये जो प्राइवेटाइज इन्होंने KPK में किया है उसका थर्ड पार्टी ऑडिट तो हमारे सामने रखें। जो 5 साल इन्होंने वहां पे प्राइवेट जो कॉर्पोरेटाइज बॉडीज चलाई हैं उसका कोई बेहतरी आई है, जब UNO, UNICEF, WHO तमाम के तमाम इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी अदारे खुद ये बयान कर रहे हैं कि KPK का निज़ाम बुरी तरह तबाह बर्बाद है। जब साबका चीफ जस्टिस ने अपनी जजमेंट में कह दिया कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बदतर निज़ाम KPK का है, जब पूरी दुनिया ये चीख रही है, चिल्ला रही है कि फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म के नाम पर जो के कदम में KPK, चले अब देखने हैं ये कि अब हुकूमत और आपके दरमियान कहाँ लॉक बरकरार रहता है और कहाँ तक फैसला होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।